और इस सुअवसर पे जो मुझे देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब भी सारण की बात होती है तो हमारा दिल बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने लगता है, क्योंकि सारण एक ऐसी जगह है जहां से कई सारे युवा निकल के जाके बाहर कई देशों में अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। वैसे ही सारण के एक सपूत हमारे बीच उपस्थित हैं। वो बहुत सारे गौरवान्वित पदों को करने के बाद अभी फिलहाल वो शिमला मुख्यालय में भ्रष्टाचार ब्यूरो में आईजी के पद पे कार्यरत हैं। तो आइए सर से हम बात करते हैं, जेपी सर से, कि सारण में आके उनको कैसा लग रहा है और सारण की धरती पे उनका स्वागत करते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर आपको सारण आके कैसा फील होता है? अपने घर आके हर आदमी को अच्छा लगता है और सारण मेरा घर है, इसलिए यहाँ आना और यहाँ रहना हमेशा एक बहुत ही सुखद अनुभव है और मैं वैसा ही फील करता हूँ जैसा हर सारणवासी को अच्छा लगता है। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े पोस्ट पे चले जाने के बाद अपनी जन्मभूमि को भूल जाते हैं। वो अपना परिचय बताना नहीं चाहते कि हम सारण के निवासी हैं या छपरा जिला के निवासी हैं। तो सर आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं तो हमेशा बचपन से यहाँ से जुड़ा रहा हूँ और नौकरी में जाने के बाद भी जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ आता हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत आनंद आता है। आपने मेरे फेसबुक पर भी पोस्ट देखे होंगे। फेसबुक पेज पर जितना मैं पोस्ट लिखता हूँ उसमें मैं अपने नाम के साथ लिखता हूँ सारण बिहार। इसका मतलब है कि सारण का होने का मैं गर्व महसूस करता हूँ, मुझे खुशी होती है, मुझे इस बात का हर्ष है, गौरव महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग क्यों इसको छिपाना चाहते हैं। मेरा मानना है कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा ये छिपाने की चीज़ नहीं होती है, गर्व करने की चीज़ होती है और मैं हमेशा उस पर गर्व करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये मेरे मन में एक बात आई कि जब भी यूथ लोग तैयारी करते हैं और सही दिशा निर्देश नहीं होने की वजह से वो पिछड़ जाते हैं, तो वैसे यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो यूथ्स में एक असीमित ऊर्जा होती है और वो जो ठान ले वो कर सकते हैं। बस आवश्यकता है थोड़ा उनको सही मार्गदर्शन की और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में और जो अन्य जो परीक्षाएं हैं उसमें प्रैक्टिकल टिप्स देने की। इसीलिए जब मैं छुट्टी पर आता हूं तो मेरा प्रयास रहता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर बच्चों को थोड़ा हम काउंसलिंग करें, थोड़ा मोटिवेट करें, थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बातें करें और उनको प्रोत्साहित करें, मार्गदर्शन करें, जिससे कि तमाम एग्जामिनेशंस में उनको सहूलियत हो उसको पास करने में। जी सर, हम आशा करते हैं कि हमारे फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के यूथ को भी आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि सर होता क्या है कि अनुभव जो होता है ना वो एक ऐसी किताब है जो कहीं पढ़ा हुआ नहीं, पढ़ने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अनुभव, अभी हमने आपको एक बुक प्रेजेंट किया प्रेम रावत जी का, उनका कहना है जानना और मानना। तो एक तो हम लोग जो बुक में लिखा है उसको मान लेते हैं कि यही सही है और एक अपना अनुभव के थ्रू उसको जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो सर आपका अनुभव, आप इतने सारे पोस्ट पे कार्य किए हैं, अभी आप इतने बड़े आईजी के पोस्ट पे कार्यरत हैं, तो सर आप कैसे तैयारी किए और हमारे यूथ को क्या कहना चाहेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को आपसे कुछ प्रेरणा मिले? सर दो शब्द। देखिए, एक अंग्रेजी में कोटेशन है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर आपको कुछ करना है तो या तो पहले से जो एस्टेब्लिश्ड रास्ता है उस पर चलें, या आपकी परिस्थितियां कुछ यूनिक सी हैं, उन परिस्थितियों के मद्देनजर आप अपने तरीके से रास्ता निकाल सकते हैं। मेरे केस में ये था कि मैं पहले से सर्विस में था, मेरी शादी हो चुकी थी, परिवार साथ रहता था, साथ में नौकरी भी कर रहा था, इसलिए मुझे दूसरे छात्रों जैसी लग्जरी नहीं थी पढ़ने की, कोचिंग में जाने की, कॉलेजेस में जाने की, अनेक बुक्स लेने की। तो हम जहाँ भी जो संभव था वो मैं कोशिश किया कि सेल्फ स्टडी से ही मैं पढ़ाई कर सकूं और जितना भी समय मुझे मिला उसको मैं पूरी तरह से उपयोग किया
और उसमें हमें सफलता मिलती गई। और मैं जो यूथ्स ऑफ इंडिया हैं उनको यही कहूँगा कि कभी ये नहीं सोचना है कि हम इन्फीरियर हैं या हमसे हो नहीं सकता। अथक अथक प्रयास से बहुत कुछ संभव हो सकता है। मुझे भी जीवन में जो कुछ हासिल हुआ है वो परिश्रम से ही मिला है। और यूथ को मैं यही कहूँगा कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। आप डिटर्मिन्ड होकर, कृत संकल्पित होकर, मेहनत से अपने फोकस को, अपने मोटिवेशन को ठीक रखिए, आपको सफलता मिलेगी। और मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, सुराग नहीं हो सकता, एक तबीयत से एक पत्थर तो उछाल कर देखो। जी तो सर, बहुत बहुत कुछ संभव है जी अगर सही दिशा में आदमी कड़ी मेहनत करे और प्रयास करे, बहुत चीजें हासिल हो जाती हैं। जी। सर, आप बोले आपकी शादी हो गई थी, उसके बाद आप तैयारी की है, तो सर बहुत डिफिकल्ट रहा होगा तैयारी करना। अमूमन ये लोग मानते हैं कि शादी के बाद पढ़ाई लिखाई काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे तो ये लगा कि मेरी सहूलियत बढ़ गई थी, क्योंकि अगर आपका लाइफ पार्टनर सपोर्टिव हो तो काफ़ी आसान हो जाता है। और मेरे केस में तो मेरा बड़ा वाले बेटे का भी जन्म हो गया था। ही इज़ 95 बोर्न। 2000 में मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो सोचिए कि 4-5 साल का बेटा भी था, तो उसको भी संभालना होता था, बाहर से साग सब्जी सामान भी लाना पड़ता था। और कई बार तो ऐसे होता था कि बच्चे को मैं खिला रहा हूँ तो वाइफ खाना बना रही है। बहुत ज़्यादा नौकर वगैरह थे नहीं, सपोर्ट नहीं था। फौज की सर्विस में छोड़कर तैयारी करने के लिए आया था, तो इन संघर्षों के लिए मैं तैयार था। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि मैं प्रयास करता था कि किसी भी तरह से जो भी समय मिलता है उसका पूरा सदुपयोग करें। और इस तरह से मैं उस समय का सदुपयोग किया। और वाइफ हमारी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, तो मैं सोचा कि इनका कैसे लाभ उठाऊं। तो जो मैं पढ़ता था और तैयारी करता था मैं उनको सुनाता था, चेक करो कहीं मैं गलती तो नहीं सुना रहा हूँ। तो एक तरह से वो उसको सुनती थी और कहीं अगर कोई कमी है, दिक्कत है तो उसको बताती थी। तो इस तरह से मुझे तो हेल्प ही मिला है। मुझे कोई इसमें बाधा नहीं मिला, बाधा नहीं प्रतीत हुआ। तो डिपेंड करता है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। अगर लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है तो हर तरह का सपोर्ट है जीवन में। और लाइफ पार्टनर अगर सही नहीं है तो घर में भी अशांति है। घर में अशांति है तो कोई प्रगति तरक्की आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए लाइफ पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। सर, ये आजकल हम देखते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लोग दूर भाग रहे हैं, हमेशा प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, तो इसका सर क्या कारण हो सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लोग दूर भाग रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं। जैसे IIT है तो उसमें लिमिटेड सीट है, NIT है उसमें लिमिटेड सीट है। बट अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है और उस लिमिटेड सीट में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा। तो सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर रिलेटिवली कम मार्क्स में भी एडमिशन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वहाँ जाना उनकी मजबूरी है, उनकी ज़रूरत है। अदरवाइज वो लोग भी कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि IIT में हो जाए तो कोई प्राइवेट में क्यों जाए, NIT में हो जाए कोई प्राइवेट में क्यों जाए। लेकिन सबका नहीं होता है। 10 लाख 11 लाख लोग JEE में अपियर होते हैं, तो इसमें से तो मुश्किल से 40-50 हज़ार लोगों को ही मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें होता होगा। 50 हज़ार भी मुझे लगता है, मैं ज़्यादा फिगर बता रहा हूँ, इससे भी कम होता होगा। तो बाकी लोग तो प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा। सर, ऐसा है जैसे कोई भी स्टूडेंट टीचर की तैयारी कर रहा है, वो सीटेट क्वालिफाई किया, बीएड क्वालिफाई किया, अभी जैसे सरकार की नीति आ गई कि वापस BPSC देना है, तो सर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोगों के समय में इसी स्कूल और कॉलेजेस से पढ़ के हम लोग गांव के स्कूलों में पढ़े बड़े हुए, और कॉलेजेस में पटना में पढ़े बड़े हुए, और हम लोगों ने सिविल सर्विस तक की परीक्षा पास की है।
बिना कोचिंग के भी पास की है। हमारे साथ के जो लोग साइंस में गए वो IIT किए, NIT के, सब लोग किए। बट आज के समय में देख रहा हूँ कि जिसको थोड़ा सा आर्थिक स्थिति ठीक है वो अपने लड़के को कोटा भेजता है, दूसरे जगह भेजता है, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि बिहार में रहकर हमारा लड़का नहीं पढ़ सकता, इन परीक्षाओं में नहीं उत्तीर्ण हो सकता। यह एक हमारे राज्य के लिए एक शोचनीय विषय है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और जो शिक्षा व्यवस्था है, खासकर जो मिडिल लेवल और हाई स्कूल लेवल की जो परीक्षाएं हैं से लेकर कॉलेज तक की ऐसी परीक्षाएं इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको सुदृढ़ करना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि बिहार पहले से ही गरीब राज्य है। और कोचिंग करने के नाम पर, बाहर जाके ट्यूशन करने के नाम पे हजारों करोड़ रुपया बिहार का दूसरे राज्यों में जा रहा है। तो ऐसे ही गरीब राज्य है तो और गरीब हो जाएगा। अगर शिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए तो बिहार के लड़के बाहर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अफसोस इस बात की है कि बाहर जाके पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाने वाले हमारे बिहार के ही लोग होते हैं। जो IIT किए हैं लड़के, मैक्सिमम लड़के बिहार के हैं जो एज ए फैकल्टी मेंबर्स इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं। सो ये लड़के यहाँ क्यों नहीं पढ़ा सकते? यहाँ के स्कूलों में क्यों नहीं 12वीं तक की अच्छी शिक्षा दी जा सकती है? और यहाँ क्यों नहीं सुविधाएं दी जाए कि अच्छे से कोचिंग हो और यहाँ से लड़के IIT निकले? तो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात है। जो पहले हमारी शिक्षण व्यवस्था थी उसमें गिरावट हुई है और ये गिरावट होती जा रही है। नए शिक्षक बहाल नहीं हो रहे हैं और जो शिक्षक हैं वो संविदा पर हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। जब तनख्वाह नहीं मिल रहा है तो पढ़ाई क्या पढ़ाएंगे? तो अनेक समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं को राज्य सरकार ने देखना होता है। राज्य सरकार को इस पर प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ। सर, बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग, मान लीजिए कहा जाता है कि सड़क और शिक्षक एक जैसे होते हैं। खुद तो जहाँ रहते वहीं रहते, दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। तो अगर लोग अपना चूज करता है कि हम शिक्षक ही बने, और इतने सारे यूथ सीटेट पास करके बिहार में बेरोजगार घूम रहे हैं, कभी कभी आइंदे फेसबुक पे, इसमें पेपर में सुनने को आता है कि कुछ लोग सुसाइड कर लिए, यूथ लोग, नौकरी नहीं मिलने की वजह से। तो सर, इसका क्या कारण हो सकता है, या हम लोग कैसे यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन में ना जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह की वादे सरकार में आने वाले लोग करते हैं, सरकार में आने के बाद उनको उस पर अमल करना चाहिए। अगर कोई सरकार यूथ को बोलती है या पब्लिक को बोलती है कि सरकार में आते ही मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो 10 लाख नौकरी तो मिलनी चाहिए सरकार में आने के बाद। तो जब ये चीज नहीं होता है तो यूथ इससे डिमोरलाइज होता है। यूथ को लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमको वो नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए। तो उसको काफ़ी उससे निराशा होती है, काफ़ी उससे फ्रस्ट्रेशन होता है। इस सरकार का दायित्व है कि हमारे यूथ में जो असीमित शक्ति है, उस ऊर्जा को हम सही दिशा में उसका हम प्रयोग करें और यूथ को शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी कराए और स्किल को रोजगार से या स्वरोजगार से जोड़े। स्किलिंग के बाद उसको रोजगार से जोड़ना जरूरी है। और अगर वो कोई नौकरी में नहीं जाना चाहता, पब्लिक या प्राइवेट नौकरी में नहीं जाना चाहता, तो ऐसा होना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट कि वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की तरफ जाए। अगर वो कुछ रोजगार सृजन करना चाहता है, तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसको कम ब्याज पर या बिना ब्याज के सरकार उसको फाइनेंस करे, जिससे कि अपना छोटा मोटा जो है बिजनेस शुरू कर सके। और वो धीरे धीरे उसकी ये स्थिति हो जाएगी बढ़कर कि वो सैकड़ों लोगों को आने वाले समय में रोजगार दे सकता है। तो आज का जो हमारा बेरोजगार युवा है, अगर उसकी सही पढ़ाई की गई, सही उसका स्किल डेवलपमेंट किया गया, उसको सही रूप से एम्पावरमेंट किया गया, तो वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार सृजन कर सकता है। जब तक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नहीं होगा, बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं। जी सर, ये तो हो गई यूथ के लिए। आपके डिपार्टमेंट में अगर लड़कियां जाना चाहे तो उन लोगों को क्या करना चाहिए?
देखिए, हमारे समाज में करीब करीब आधी आबादी महिलाओं की है। 47-48% तो महिलाएं हैं ही हैं। और जो थाने में अगर किसी महिला को जाना पड़े तो उसको 10 तरह से हिचक होती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि थाने में भी अगर 47-48% नहीं तो कम से कम 30% के आसपास तो महिला पुलिसकर्मी होनी ही चाहिए। बिकॉज कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिसमें वो उतना नहीं फिट होती हैं जितना पुरुष होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में, कहीं क्राउड कंट्रोल में, बट ऐसे अनेक जॉब हैं जहां पर वो और बेहतर काम कर सकती हैं पुरुषों से भी। तो ये देखते हुए उनको एम्प्लॉय करना है। लेकिन महिला प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए पुलिस में, और कम से कम पुलिस स्टेशन में हर समय 2-4 महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी पीड़ित महिला को अगर जाकर कोई शिकायत दर्ज करनी है तो उसको किसी प्रकार की हिचक ना हो। उसी तरह से महिलाओं से रिलेटेड जो केस हैं, खासकर महिला उत्पीड़न से रिलेटेड जो केस हैं, उसकी जांच महिला पुलिस अधिकारी को दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो पीड़ित महिला है अपनी बातों को बेझिझक उनसे बता सके और वो महिला अधिकारी उनकी पीड़ा को, दर्द को समझे और उस जांच को त्वरित कार्रवाई से करे। क्योंकि हमारे यहाँ केस ज़्यादा हैं, कई बार वर्कलोड की वजह से काफ़ी विलम्ब हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में। तो महिलाओं के खिलाफ जो समाज में हिंसा है या अन्याय है, किसी तरह का उत्पीड़न है, उसको प्राथमिकता के आधार पर और उसको वरीयता के आधार पर उसकी जांच को, अन्वेषण को आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़े और उनमें दक्षता भी बढ़ाई जाए, जिससे किस तरह के इन्वेस्टिगेशन कर सकें। जी सर, ये तो हमारे यूथ आपसे बहुत सारी प्रेरणा लेंगे। आप चूंकि सारण की धरती से हैं, तो दिनकर जी की एक रचना मुझे याद आ रही है, 40 की उम्र। तो सर उसमें वर्णित है कि जैसे छोटे में माली पेड़ पौधे को सींचता है, पानी डालता है, सब कुछ करता है, उसकी कटिंग करता है, लेकिन जब वृक्ष बड़े हो जाते हैं तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, सिर्फ फल की इच्छा करता है। तो वैसे ही अगर आप भविष्य में रिटायर होंगे तो आपसे समाज को बहुत सारी उम्मीदें होंगी। तो सर आप सारण के लिए क्या करना चाहेंगे भविष्य में? देखिए, ग्रेजुएशन के बाद मैं भारतीय सेना में चला गया, उसके बाद 1-2 जगह और सर्विस किया, फिर अभी पुलिस सर्विस में हूँ। तो 88 से मैं सर्विस में हूँ। मेरी पब्लिक सर्विस 35 साल पूरा हो चुका है। पिछले 35 साल से मैं किसी न किसी पोजीशन में समाज सेवा, लोक सेवा, पब्लिक सर्विस कर रहा हूँ। करीब 4-4.25 साल सर्विस और है। तो आज के समय के अनुसार 60 इयर्स कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है जी। तो अगर मैं 39 इयर्स के पब्लिक सर्विस के बाद घर बैठ जाऊं और चुपचाप आराम से रहूं, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये बेकार हो जाएगा। तो किसी न किसी रूप में, समाज सेवा के रूप में इसका इस्तेमाल करना मैं चाहूँगा। और सेवा की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अनुसार आदमी अपना अपना फील्ड चुन लेता है। तो जनता से जुड़ाव मेरा हमेशा रहा है, जनता से जुड़े रहना चाहूँगा और जनता की सेवा करते रहना चाहूँगा। सेवा को मैं सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। अब ये देखना होगा कि किस रूप में जनता से जुड़ाव होता है और किस तरह से जनता की सेवा कर पाता हूँ। लेकिन ये मेरे मन में है कि सेवा मैं करता आया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। सर यूथ के लिए कुछ सोचे होंगे कि भविष्य में क्या करेंगे, जो आजकल के जनरेशन डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से अपनी सही गाइडलाइन नहीं चुन पा रहे हैं, तो उसके बारे में सर कुछ प्लानिंग किए होंगे रिटायरमेंट के बाद करने को? देखिए, वो तो जो हम प्लान करेंगे वो तो करेंगे ही। अभी भी मैं यूथ के हिसाब से जो हम आर्टिकल्स लिखते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, उसमें एक एलिमेंट होता है कि यूथ को कैसे हम इंस्पायर करें और यूथ को बोलें कि तमाम जो बुरी आदतें हैं उससे डिसिस्ट करें। आजकल ड्रग का प्रचलन चला हुआ है, तो यूथ को हम हमेशा कहते रहते हैं कि एक विशियस सर्किल है, इसमें अगर एंटर करोगे तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक यूथ अगर ड्रग एडिक्ट होता है तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। सो ये तो मैं अभी भी कर रहा हूँ
और रिटायरमेंट के बाद भी करूँगा। बट मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप में क्षमता असीमित है, लेकिन अगर डायरेक्शन अगर गलत हो गया जी तो आप इतना दूर गलत रास्ते पर निकल जाओगे कि पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका रास्ता सही हो। आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज इंटरनेट का ज़माना है, ये जितना ही पावरफुल टूल है उतना ही आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जी आज इंटरनेट पे तमाम प्रकार के फोन लिटरेचर अवेलेबल है, तो अगर यूथ उसमें लग गए तो फिर अपना करियर कैसे बनाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि ड्रग्स से, फोन लिटरेचर से, तमाम इन तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाते हुए और अपना चरित्र निर्माण करते हुए अपने करियर का निर्माण करें। यूथ को मैं कहूँगा कि 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से अनुशासन में रहते हुए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हुए, अपना कौशल विकास करते हुए आप अपने लिए इस समाज में एक अहम भूमिका का चुनाव करो। और ये अगर 25 साल आपने अपने आप को संभाल लिया तो बाकी का आपका जीवन है न केवल सुखमय होगा, आप अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज और राष्ट्र के लिए एक एसेट बनोगे। जी सर। तो हमारे साथ थे शिमला मुख्यालय के आईजी सर, जेपी सर। इन्होंने यूथ के लिए बहुत अच्छी बातें कही कि 25 इयर्स तक अपने आप को अनुशासन में रखें, अपना कौशल विकास करें और पूरी कड़ी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करें, ताकि आप अपने परिवार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक एसेट बन सके। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया पेज से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने हमें आपके इस चैनल के माध्यम से यूथ से रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि यूथ को इससे काफ़ी लाभ होगा और यूथ जो हम बताए हैं टिप्स, इसको अपनाकर अपने जीवन को और अपने करियर को बेहतर दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।